आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इससे पहले हम बैटल ऑफ प्लासी तो पढ़ ही चुके थे, बट उसका हमने सिर्फ ओवरव्यू ही लिया था। आज पूरा पढ़ने जा रहे थे। फ्रॉम मुर्शीद कुली खान टू बैटल ऑफ बक्सर एंड दीवानी राइट, क्या है ये सब के बारे में। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हम लोग पढ़ा ही था। फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल के साइड से लड़ रहे थे और बंगाल जैसी रीजन का उनको बहुत एडवांटेजेस भी हुआ था। अब इसे फिर से एक बार देखते हैं। बंगाल वॉज अ प्लेस वेयर रियल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिगेन। Whatever happened in Bengal between 1657 and 1665 did not just change Bengal। मतलब बंगाल जो ऐसा जगह था जहाँ से ब्रिटिशर्स ने अपने कॉन्क्वेस्ट चालू की, जहाँ से उनका रियल कॉन्क्वेस्ट चालू हुआ। जो भी बंगाल में हैपन हो रहा था, जो चीज़ें हो रही थी, वो सिर्फ बंगाल में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा था। इट टर्न कमर्शियल ट्रेडिंग कंपनी, और यहीं से जो कमर्शियल ट्रेडिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूलिंग पावर में टर्न हो गई। To understand why Bengal matters so much, we first need to understand what Bengal looked like in the early 18th century before the British arrived in force। सबसे पहले हमें जानना है तो बंगाल क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 18th सेंचुरी में क्या था। Bengal was the first state where company navally acquired strength and test against Indian states। The period of 1757 to 1764 virtually forget about the radical change in the fate of Bengal as well as the fate of company। यहाँ पे क्या हो रहा था, बंगाल पहली प्लेस थी जहाँ पे कंपनी ने अपना एक्वायर करना चालू किया। बंगाल के ही मनी से वो पूरे इंडिया में इंडियन स्टेट को एक्वायर करना चालू हो गए। 18th सेंचुरी नॉट द टाइम ऑफ डिक्लाइन बट द चेंज। अब हम मोस्टली देखते हैं कि डिक्लाइन का टाइम था, बट ये चेंज का भी टाइम था। मनी पीपल दिस वॉज इंडिया पूरली टाइम ऑफ वीकनेस एंड collapse। दिस वॉज नॉट एंटर टू 18th century actually period of great economic activity and original prosperity। What is really happening? Large amount of precious metal were not through international trade। Agriculture was shift toward cash crops। Farmers grow things to sell, not just to eat। This increased rural income। International trade was expanding, connecting with global market। Regional power was rising, volume left by weakening Mughal empire। New merchant class, bankers and local rulers were gain wealth and power। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री या दुनिया में ही प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड एंड सिल्वर का फ्लो होने लगा था। एग्रीकल्चर जो शिफ्ट हो रहा था, कैश क्रॉप्स जैसे कि सिर्फ इंसान या किसान अपने खाने के लिए नहीं एग्रीकल्चर कर रहा था, वो इनकम के लिए सेलिंग के लिए भी कर रहा था। और इंडिया उस टाइम पे ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ था, और धीरे धीरे जो रीजनल पावर थी वो भी बढ़ रही थी, जिसके वजह से मुगल एम्पायर खत्म होने की कगार पे आ गया था। न्यू मर्चेंट क्लास, जैसे कि हमने कल की लेक्चर में देखा है कि गुजराती वगैरह और पुर्तगीज आए तो बहुत सारे बैंक्स इस्टेब्लिश किए थे। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि इतना सारा ये डेवलपमेंट भी हो रहा था। 18th सेंचुरी इन इंडिया वर नॉट प्योरली डार्क एज ऑफ डिक्लाइन। इसे हम प्योरली डार्क एज ऑफ डिक्लाइन नहीं कह सकते। आफ्टर मैथ ऑफ ट्रेड रिवोल्यूशन with regional peak and prosperity emerging across the countries। बंगाल इंडिया रिचेस्ट प्रोविंस। और हमने देखा ही है कि बंगाल इंडिया का रिचेस्ट सबसे अमीर
provinces था. All this region of India, Bengal, stood apart in the term of sheer wealth. At this time, Bengal include present-day West Bengal, Bangladesh, Bihar, Orissa, contribute approximately 14% of Indian total economic output. Bengal had economically fertile agricultural land, Gangetic Delta, and one of the most productive farming region in the world. A thriving textile industry, especially Mulsin of Dhaka. मतलब इतना वहाँ पे टेक्सटाइल भी था, एग्रीकल्चरल लैंड भी, मतलब गैंगेटिक डेल्टा की वजह से एग्रीकल्चर भी अच्छा हो रहा था. ट्रेड नेटवर्क भी थे सी रूट और कोस्टल एरिया की वजह से. एंड लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बंगाल में हमें देखने को मिलता है. Four new forces rising in the 18th century in Bengal. The new Jamindari system. The first major transfer was the system of land revenue management. The Jamindari system. Murshid Quli Khan radical change had revenue was collected and he liquidated hundreds of small insufficient Jamindar and connected power in the hand of just 30 to 35 large Jamindar. This big Jamindar now control 90% Bengal entirely revenue. अब देखिए हम न्यू जमींदारी सिस्टम आया जिसमें मुर्शिद कुली खान रेडिकली चेंज किया. उसने रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू और कलेक्शन सिस्टम को लिक्विड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल insufficient jamindar and connected power in the hand of just 30 to 35 large jamindar. Okay, before Murshid Quli Khan, hundreds of small and large jamindar separate across Bengal. और after Murshid Quli Khan उसने सिर्फ 30 to 35 मेजर जमींदार को कंट्रोलिंग पावर दे दिया प्रोविंसेस में. मतलब यहाँ पे कुछ ही लोग और कोई नहीं. डिसेंट्रलाइज रेवेन्यू यहाँ पे सेंट्रलाइज हो गया तो मोर इफिशिएंट एंड मोर प्रेजाइडेबल होगा. लोअर रेवेन्यू एक्स्ट्रा फ्रॉम द लैंड and higher revenue demand and collection. Jamindar had more independence from and state. Jamindar become independent on the Nawab and under the instant pressure. These big Jamindar were under immense pressure to pay their fixed revenue and share the government. मतलब यहाँ पे मुर्शिद कुली खान ने रेवेन्यू सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया और जो जमींदारों को चूज किया था तो वो अकाउंटेबल थे उसे फिक्स रेवेन्यू पे करने को और बताने को. दिस प्रेशर फोर्स देम बोरो मनी रेगुलरली. Some historians argue future of the large permanent settlements 1793 under Lord Cornwallis were already visible in Murshid Quli Khan settlement. तब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट लाए थे 1793 में, वो पहले से ही मुर्शिद कुली खान की सेटल में दिखाई दे रहे थे. That he decided before the British introduced it formally. Rise of merchants and trade. Second force was the rise of new class of Indian merchants and trade. As a trade expanded both locally and internationally, as prosperous merchant class emerged in Bengal. Okay, how this Indian merchant not fully independent, they closely linked to and largely subordinate to European trading companies, especially British East India Company. How relationship European company controlled export trade. They decide what good went overseas and what price. Indian merchants and traders supply the good to European company. They act as intermediaries, buying from local weavers and producers, selling that to Europeans. The rise of banker, Jagat Street. The third force of rise of powerful bank. Trade expanding and state need more money. Private bank become extremely important and most famous powerful banking family of 18th century in India was the house of Jagat Seth. मतलब ये एक बैंकिंग सिस्टम है. उस जगत से नॉट पर्सनल नेम, एक टाइटल था, किताब था, मीनिंग बैंकर ऑफ वर्ल्ड. द टाइटल वॉज गिवन टू हेड ऑफ द वन वेल्थी बैंकिंग फैमिली. मतलब एक वेल्थी मल्टीपल मेंबर फैमिली होल्ड द टाइटल जगत सेठ अक्रॉस द जनरेशन.
Detail: Original Jagat Seth real name Manik Chand, where he come from Rajasthan, Marwari merchant family. His journey served in Mughal court, moved from Delhi, Agra, moved in Patna, finally settled in Murshidabad. His successor apparently Fateh Chand, called Jagat Seth at the time. Company account describe him one of the richest person in the world, not in India. His role leveraged the entire financial system of Bengal, give loan to everyone. What did Jagat Seth do? Jagat Seth family was financial backbone of entire Bengal. They gave loan. They give loan to literally everyone. लोन टू स्टेट मतलब लोन टू जमींदार, मर्चेंट एंड यूरोपियन कंपनीज. Effect, Jagat Seth eradicated the entire economy and administrative machinery of Bengal. Nothing moved without his money. This made him enormously powerful. Key player in the political conspiracy and Battle of the Plassey. The rise of Hindu officials in Muslim state. Murshid Quli Khan, architect modern Bengal. मुर्शिद कुली खान, ये सब तो हमने देख ही चुका है तो इसे हम नहीं देखते हैं. द 3 बिग चेंजेस ही मेड. क्या मेक सेंट्रलाइज रेवेन्यू, इसमें हमने देखा कि उसने कैसे जमींदारों को 30 रेवेन्यू ऐसे रिप्लेस ओवरऑल जमींदार विथ हिज ओन लॉयल पीपल. प्रैक्टिकल ऑटोनॉमी फ्रॉम दिल्ली. 3-way रिलेशन टिल डेथ इमर्ज. हाँ, यहाँ पे एक टाइम लाइन देख लीजिए कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, सफदर जंग. इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला जिस बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी. अब यहाँ पे हमारा ये डन हो चुका है. बैटल ऑफ बक्सर में ही मीर जाफर से होता है, तो ये वो वाला पार्ट है. इसे हम बाद में कभी चेक करेंगे.